नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग विसर्ग संधि का अगला नियम जानेंगे और उसे समझेंगे। अगला नियम है कि विसर्ग से पहले अगर ई या उ, जैसे यहाँ पर निष्कपट, तो निह में न में ई की मात्रा लगी हुई है, तब जो है न में ई की मात्रा है, तब यह जाकर के नी हुआ। तो पहला पद के अंतिम में विसर्ग है और विसर्ग के पहले ई या उ ध्वनि हो या उसकी मात्रा हो, और उसके बाद दूसरे पद में, तो दूसरे पद की पहली ध्वनि अगर क हो, ख हो, ट, प या फ हो, तो उस स्थिति में विसर्ग का श हो जाता है, यानी कि विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब यहां पर देख ले, नी यानी कि न में ई की मात्रा, उसके बाद विसर्ग और उसके बाद क ख ट प फ में से क है, तो यहां पर नी यथावत रहेगा और विसर्ग के जगह पर श हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा निष्कपट। वैसे ही आविष्कार, आवी, यहां भी व में ई की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क की ध्वनि आ रही है या क अक्षर है, तो आवी जोड़ कार बराबर आविष्कार। नि धन काम, विसर्ग के पहले ई, उसके बाद दूसरे पद का पहला अक्षर क, तो निष्काम। वैसे ही दुह धन कर, तो दुह में द में उ की मात्रा है, द में उ की मात्रा, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क है, तो उ हो और उसके बाद क ख ट प फ हो, तो विसर्ग मूर्धन्य ष में बदल जाएगा, तो हो जाएगा दुष्कर। वैसे ही दुह धन कर्म, तो उ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क, तो हो जाएगा दुष्कर। वैसे ही धनु धन टंकार, धनु में उ की मात्रा, उसके बाद विसर्ग और उसके बाद ट की मात्रा है, तो ट क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो हो जाएगा धनुष टंकार। वैसे ही दुह धन प्रवृत्ति, तो हो जाएगी दुष्प्रवृत्ति। अब अगला नियम कि पहले पद के अंतिम में विसर्ग हो, उसके पहले क्या है इसका कोई महत्व नहीं है, बस विसर्ग हो और उसके बाद प्रथम ध्वनि, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि अगर र है, तो विसर्ग से पहले जो ध्वनि होगी और उसमें जिस स्वर की मात्रा होगी वह मात्रा दीर्घ हो जाएगी। अगर ह्रस्व की मात्रा है तो वो दीर्घ हो जाएगी, अगर दीर्घ की मात्रा है तो दीर्घ ही रहेगी। तो जैसे अब यहां पर देख लें हम लोग, नि धन रोग, नी है और उसके बाद विसर्ग है और आगे र है, प्रथम ध्वनि र है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और नी में जो है पहले पद की अंतिम ध्वनि, विसर्ग के पहले जो ध्वनि है उसमें जो मात्रा लगी है वह दीर्घ हो जाएगी। तो न में ई की मात्रा लगी है, तो या संधि होने पर क्या हो जाएगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी, यानी कि ई की मात्रा हो जाएगी, तो न से नी और विसर्ग हट गया तो हो गया निरोग। वैसे नि धन रस, ई के बाद
र है, और तो क्या होगा, नी हो जाएगा और रस उसमें आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा तो नीरस हो जाएगा। वैसे ही नि धन र आ रहा है विसर्ग के बाद, तो नी पहली ध्वनि ह्रस्वई है तो ये हो जाएगी दीर्घ ध्वनि, हो जाएगा नीरो। वैसे ही दु धन र, तो दुह में उ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है और तब र है तो विसर्ग हट जाएगा और ह्रस्व उ दीर्घ उ बन जाएगा। तो यहां पर दूर हो गया, द धन दीर्घ उ धन र बराबर दूर। अब 9वां नियम, अगर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यानी कि दूसरे पद की प्रथम ध्वनि अगर च या छ है तो उस स्थिति में च या छ श में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर नि धन चय, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा किसमें, श में, तो हो जाएगा निश्चय। वैसे ही नि धन छल, नि के बाद दूसरे पद में पहली ध्वनि छ है तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाएगा निश्चल। वैसे ही अब अगला उसी में कि अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट या ठ है तो ट या ठ श में बदल जाएगा, यानी कि मूर्धन्य श में। तो उदाहरण के तौर पर धनु धन टंकार, धनु में विसर्ग, उसके बाद ट तो विसर्ग क्या हो गया, श, तो हो जाएगा धनुष टंकार। अब अगला उसी में है कि त या थ हो, पहले पद के दूसरे पद के का आरंभिक अक्षर त या थ हो तो त या थ स हो जाएगा, तो निह धन तल बराबर निस्तल। वैसे ही निह धन तेज, तो यानी कि दंत स्वर है तो दंती स हो जाएगा, यानी कि दंत हो जाएगा निस्तेज। वैसे ही निह धन ता, नि में जो है विसर्ग है और उसके बाद जो है त है, त दंत ध्वनि है तो इसलिए हो जाएगा निस्तार। अब अगला सूत्र कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद श या स है, तालव्य स या मूर्धन्य स या दंत्य स है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसमें विकल्प है, आप चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो यथावत आप लिख सकते हैं। तो विसर्ग रह भी सकता है या विकल्प से विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या, अगर तालव्य स है तो वहां पर मूर्धन्य स हो जाएगा, तालव्य स पहला पद के बाद में या दूसरा पद के पहले दूसरे पद में जो स है, यानी कि तालव्य स है तो तालव्य स हो जाएगा स्वर रहित। अगर मूर्धन्य स है तो मूर्धन्य स हो जाएगा स्वर रहित। दंत्य स है तो दंत्य स हो जाएगा स्वर रहित। जैसे दुह धन शासन, विसर्ग है उसके बाद तालव्य स है तो अगर चाहे तो दुह शासन लिखे, सही है। और नहीं तो चूंकि यहां पर तालव्य स है तो इसलिए यहां पर विसर्ग को हटा देंगे और तालव्य स, आधा तालव्य स या स्वर रहित तालव्य स लिख देंगे तो हो जाएगा दुशासन। ध्यान रखना है कि जो है दूसरा पद का दूसरे पद में जो स है उसी का जो है
वैकल्पिक रूप विसर्ग का बनेगा, यानी तालव्य स है तो तालव्य स, मूर्धन्य स है तो मूर्धन्य स, दंत्य स है तो दंत्य स। तो यहाँ पर तालव्य स है तो शासन के पहले दू के जगह पर, विसर्ग के जगह पर स्वर लगा दिए। वैसे ही दुह धन खंड, यहाँ पर ख और श का उच्चारण एक ही जैसा होता है, षंड ही है, तो यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा तो दुष्खंड, या विसर्ग को रखें तो दुखंड। वैसे ही दुह धन स, यहाँ पर दंत्य स है तो दंत्य स, यानी कि दुस्सा या दुस्सा दोनों लिखेंगे। अंतः सलीला, तो दंत्य स है तो अंतस सलीला, अंतस सलीला, दंत्य स के पहले आधा स आ गया। वैसे ही निसंदेह, तो निसंदेह भी लिख सकते हैं, विसर्ग नि और संदेह दोनों को मिला देंगे, धन वाला चिन्ह हटा देंगे। या दंत्य स है तो उसके पहले दंत्य स आ जाएगा, स्वर रहित। वैसे ही निशब्द, तो तालव्य स है तो निशब्द या निशब्द। यही जो है विसर्ग संधि के नियम है। विश्वास है कि अगर तीनों वीडियो अगर आप ध्यानपूर्वक देख लें और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो संधि और संधि विच्छेद से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कॉल करना है। फिर से धन्यवाद।